नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या आज सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या महात्मा गांधी देश के मौजूद राष्ट्रभक्ति के माहौल से खुश होते? जिस तरह हर दूसरे दिन हम देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर बहस करने लगते हैं, क्या वो ऐतिहासिक मिसाल कायम हो पाएगी? पिछले कुछ दिनों से एक नया राष्ट्रवादी कैंपेन सोशल मीडिया पर छाया है। ये कैंपेन चीन में बने सामान को भारत में बैन करने का है। हमारा सोशल मीडिया फिर सबसे पहले हरकत में आया। फेसबुक, ट्विटर के साथ ही व्हाट्सएप पर बैन चाइनीज प्रोडक्ट के लेकर सारी दलील दी जा रही है। जब एनएसजी में भारत की सदस्यता का चीन ने खुलकर विरोध दिखाया, तब ऐसे ही मेड इन चाइना सामानों को बहिष्कार करने की बात हुई। फिर अजहर मसूद पर चीन के वीटो और ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की खबर ने एक बार फिर से हैशटैग अभियान को मौका दिया। देश भर में सोशल मीडिया पर शपथ ली जा रही है, लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन होगा? आज बिग फाइट लाइव में बात इसी पहलू पर करेंगे। क्या ऐसा करना मुमकिन है? से नो टू चाइना, आज इसी पर बात करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीआईआई के प्रवक्ता और चार्टेड अकाउंटेंट संजय खिया जी हमारे साथ हैं। संघ विचारक सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। नफा नुकसान के प्रमोटर जय सिंह कोठारी जी हमारे साथ हैं। दक्षिणी एशिया मामलात के जानकार करोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही विश्लेषक मानचंद खंडेला जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। सीधा सा सवाल है कि क्या आज के हालात में चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार संभव है? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए भी ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज शाम आपने क्या सोचा। तस्वीर साफ है, चीन का विरोध भी करना है, लेकिन साथ में चुनौतियां भी हैं। ऐसे हालात में चीन को जवाब देने के लिए क्या रणनीति हो सकती है? कारोबारियों को क्या करना होगा? आम आदमी की क्या जिम्मेदारी होगी? और क्या ऐसा सोचना भी मुमकिन है आज के हालात में? तफसील के साथ इसी बातचीत के दौर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और सबसे पहले सुरेश उपाध्याय साहब, आपके पास आता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस कैंपेन में पूरी तरह से शिरकत की है। स्वदेशी आंदोलन के बाद एक नया आंदोलन सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे तर्क है और कैसे मुमकिन करेंगे कि भारत से चीन के बने सामान बाहर हो जाए? किसी देश की संप्रभुता, ताकत आर्थिक उससे होती है। स्वदेशी के आधार पर जो देश विकसित होता है, उसकी मजबूती अपने आधार पर होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 25 वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से स्वदेशी देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें, डेली उपयोग में आने वाली इस अभियान में वर्षों से लगा हुआ है। ये आज का मुद्दा नहीं है। किसी देश को मजबूत होना है तो एक उदाहरण से समझ में आता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जब पूरी तरह ध्वस्त हो गया था और अमेरिका ने उसके ऊपर अपना मार्केटिंग करने की कोशिश की, तो उस समय वहाँ का जो संतरा था वो जापान में भेजा गया। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उसको रोक नहीं सकती थी सरकार। तो जापान के लोगों ने वो संतरा अमेरिका का लेना बंद कर दिया। अमेरिका का संतरा मीठा था, कम रेट का था, लेकिन जापानियों ने कहा ये हमारे देश का है, इसलिए हम अमेरिका के संतरे का बहिष्कार किया। और ये उसी का एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ठीक है, मैं मान गया कि देश भावना उत्प्रोत है। भावना नहीं, एक उदाहरण भी आपने भावना नहीं लेकिन है। इसको कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच में लेकर आएंगे, कैसे इसको व्यवहारपूर्ण बनाएंगे? आज जो विश्व की जो आर्थिक नीतियां बनी हुई हैं, उसके अनुसार संभवतः है, मैं इसके बारे में कोई एक्सपर्ट कमेंट देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन संभवतः विश्व की जैसी आर्थिक नीतियां तो एक दूसरे का मार्केटिंग खुला हुआ है। हमारा ये मानना है कि कुछ बार ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व के आपस में देशों से लेन देन होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो घरेलू उत्पादन की है उस देश में ही उत्पादन होना चाहिए, ऐसा संघ का मानना है। जैसे डेली उपयोग में आने वाली चीज़ें, खाने की चीज़ें जो देश में होनी चाहिए, उसके लिए विदेश से मंगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कल पुर्जे, टेक्निकल, IT में जो कुछ विषय हैं वो विदेशों से निर्यात आयात हो सकता है।
क्या मानचंद खंडेला साहब, इसे क्षणिक उफान समझा जाएगा या इस बार देश सच में जागा है? देखिए, जागने का कोई मतलब ही नहीं है, हर बार जागता है उसके बाद सो जाता है। मैं 2-3 बातें आपके सामने, कोठारी जी बैठे हुए हैं, यानी 880 आइटम्स वो थे जो केवल लघु क्षेत्र में बनेंगे, और आज एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि केवल लघु क्षेत्र में बनेगा, यानी उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, आप केवल बात ये कर रहे हैं विदेशी विनियोग, विदेशी निवेश, विदेशी विनियोग, और भारत में 3% रेट ऑफ सेविंग कम हो गई है, इसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कितना ज्यादा जो है विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, निर्यात या जो लघु उद्योग, ये सारे के सारे क्या है कि अच्छा, बल्कि बैंक वो पूरी तरह से जो है बर्बाद होने की स्थिति में है, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चौथी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि चाइना से जो माल आता है वो कैसे आता है पता है आपको? वो 2 नंबर में ज्यादा आता है, 80% माल, 80% माल 2 नंबर में आता है। कैसे आता है वो? नहीं, इसको तथ्यपूर्ण दर्शकों के लिए मैं कैसे स्थापित करेंगे? बता रहा हूँ कि मेरे भी जो है कि साले जी है ना इसी प्रकार व्यापार करते हैं, और मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि वो 2 नंबर में जो है ना खरीदते हैं, और तभी तो लाभ मिलता है उनको। तो सवाल है कि 2 नंबर को आप नहीं रोक सकते, और आप ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है इसका बहिष्कार। अच्छा, सवाल ये आ रहा है ब्लैक मनी पर तो वो नेशनल कैंपेन चला हुआ है, आप इसकी बात नहीं, बात कर वो कैंपेन के बाद में हुआ क्या? तो कैंपेन चलने के बाद में हुआ क्या? आप 60,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, है ना, और देश में कुल क्या है कि मेरे हिसाब से ना 80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो है ना ब्लैक मनी है। चलिए, ये बहस इतर हो जाएगी। चाइनीज सामान कैसे रोकेंगे, इस पर आ जाते हैं। हाँ। कि जो आरएसएस ने जो ये कैंपेन चला रखा है, मैं केवल एक प्रश्न ये पूछूंगा, आरएसएस के कितने जो है स्वयंसेवक हैं या कितने पदाधिकारी हैं जो इस तरह का बहिष्कार आज तक कर चुके? चलिए आरएसएस पर नहीं, ये पूरा एक कैंपेन चल रहा है, उसमें शिरकत आरएसएस ने भी की है। जय सिंह कोठारी साहब, क्या ये व्यवहारपूर्ण फैसला होगा, कदम होगा, अगर आज के हालात में इसको तोल मोल के देखा जाए? भारत एक तरफ समझौते करता है, निवेश की बात करता है, चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसे व्यवहार हमारे चीन के साथ है। नहीं, अब ये देखिए क्या है कि अगर हम इसको ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में देखें तब तो इन चीज़ों को रोक पाना बहुत असंभव सी बात है। अभी कल ही सरकार ने श्रीलंका से ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसमें गुड्स और सर्विसेज उनका फ्री आदान प्रदान की बात कही गई है। कल ही आप ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी को 3000 पेट्रोल पंप यहाँ पे खोलने की अनुमति सरकार ने दी है। तो और जो कंज्यूमर साइकोलॉजी अभी बनी हुई है पिछले कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उसको रोकना और उसको कंट्रोल करना ये ठीक है। हम ये चलाएं कैंपेन और ये है 5, 7, 10%, 15% इसका इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो कंज्यूमर की जो पकड़ है या वो सस्ते खरीदने की जो उसकी ललक है, बल्कि ये कह लीजिए हमारी सोसाइटी की जो शेप है इससे ग्लोबल इकोनॉमी में डिस्पोजेबल सोसाइटी की बन जाती है कि यूज एंड थ्रो। तो पूरा जो मिशन है आने वाले समय का वो यही है कि आप तो यूज करिए और थ्रो करिए, उसकी लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी वो सब चीज़ें इसमें सेकंड ग्रेड हो जाती है। तो वैसे हालात में ये कितना सफल हो पाएगा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अभी एक ये देश के प्रेम की भावना बनी हुई है पाकिस्तान के कारण या किसी भी कारण से, उसका कितना लाभ मिलता है आने वाला समय इंतजार किया जाना चाहिए। एक प्रेस्टीज ब्रांड था, उसके साथ स्लोगन चला, जो बीबी से करे प्यार वो कैसे करे प्रेस्टीज से इनकार। आज है जो सस्ते से करे प्यार वो कैसे करे चाइनीज से इनकार। संजय घिया साहब, ये ही समझना चाहता हूँ, एक तरफ हम सस्ता चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण चाहते हैं, कम वक्त में चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे सामने चुनौतियां हैं। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है ट्रेड इफेक्ट होगा? 33,000 करोड़ का जो सामान है चाइनीज सामान इस बार दीपावली पे बनने के लिए भारतीय बाजार बिकने के लिए भारतीय बाजार में मौजूद है। देखिए, आप जो मेंटलिटी की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को सस्ता सामान चाहिए, तो मैं उससे एग्री इसलिए नहीं करता हूं कि आजकल लोग क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा हैं और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान परचेज करना पसंद नहीं करते हैं। ये जरूर है कि वो सस्ता सामान लेना चाहते हैं। आपने कहा कि बेसिक जो अपना पॉइंट है कि चाइना से अपने को इंपोर्ट के लिए जो बंद करना चाहिए या बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि जो कुछ ऐसे सामान हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, जो एमएसएमई सेक्टर यहाँ बना सकता है, उस सामान के लिए तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें ये कंपेन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चल रहा है तो अच्छी चीज़ है। अपने को अपने देश में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सामान, उन सामान को यूज़ करने की आदत आनी चाहिए, चाहे वो थोड़े महंगे हों
चाहे थोड़े से उसकी क्वालिटी खराब हो, लेकिन ये तो एक जो कारोबारिक campaign है, अप्रोच की बात मैं समझना चाहूंगा। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि भारत का हीरा कारोबार दुनिया में मशहूर था। सूरत इसकी इंटरनेशनल कैपिटल एक दौर में होती थी, लेकिन जिस तरह से ये कारोबार चाइना में आज जाकर शिफ्ट हो रहा है, उस तस्वीर पर आपका क्या रुख है? ये एकमात्र मिसाल है, ऐसे कई काम हैं जो लगातार चाइना की तरफ जाते जा रहे हैं। नहीं अभी अपना हम जो सिर्फ टॉपिक है इस बात को लेकर हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा और चाइना पीछे छूट जाएगा। नहीं, अपना जो टॉपिक है अभी इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने का है। जहां तक ये आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। चाइना में बनकर आ तो हिंदुस्तान ही रहा है ज्वेलरी भी। तो अपने को वो जो प्रोडक्शन अपन जो यहाँ कर सकते हैं उनको तो अपने को ही इंसेंटिव देना चाहिए, उसको कंज्यूम अपने इंडियन जो कंज्यूमर है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए इंडियन प्रोडक्ट्स को। मतलब आपके मुताबिक सरकार का यहाँ दायित्व बढ़ जाता की है बात है। अपन को किसी को WTO के एग्रीमेंट्स हैं जो कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि अपन कुछ ऐसी प्रोडक्टिव ट्रेड पॉलिसी नहीं ले सकते, लेकिन इसमें प्रोडक्टिव ट्रेड पॉलिसी की मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में से अब मेड इन इंडिया पर आना पड़ेगा। और इसमें खुद को अपने जो नागरिक हैं उन्हीं को सोचना चाहिए कि अपने को यदि MSME सेक्टर पर्टिकुलरली जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको चाइनीज प्रोडक्ट किसी भी तरीके से यूज आने ही नहीं चाहिए। करोड़ी सिंह जी, क्या ऐसे हालात में जरूरी है कि चीन के साथ जितने ताल्लुकात हैं उनको फिर से विश्लेषण के दहलीज पर लाकर ना छोड़ना चाहिए, बल्कि इस पर रिव्यू करना चाहिए? देखिए, चीन के साथ हम हमारे रिश्ते को रिव्यू की बात करते हैं तो उस पे व्यापार पे या जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उन पे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ स्वदेशी का और स्वावलंबन के आंदोलन की लंबी परंपरा है, वो चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन इसके साथ कुछ हमें WTO और उनके रूल्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनसे हम बच नहीं सकते। तो क्या हम जो चाइनीज़ गुड्स हैं उनका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं? चीन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में 47% है, हमारे यहाँ से 16-17% है। तो हम क्या उसका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी में? अगर सब्स्टिट्यूट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो केवल आंदोलन सफल नहीं हो सकता, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। आंदोलन अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरी व्यवहारिक स्थिति यह है कि चीन के साथ हमारा व्यापार 2000 से निरंतर रूप से बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जो $3 बिलियन का था वो जल्दी हम 100 बिलियन तक जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे रोक पाएंगे और क्यों रोक पाएंगे? एक सवाल है, 2015 में शी जिनपिंग आए तब $10 बिलियन 63,000 करोड़ रुपए के जो निवेश को लेकर समझौते चीन के साथ किए गए। उस दौर में ये तय हुआ कि जो वाणिज्यिक दूतावास है वो चेन्नई में चीन भारत में खोलेगा और शेंगदू शहर चीन के में भारत अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। मतलब एक तरफ सरकारों की नीति है कि कारोबारी ताल्लुकात में इजाफा हो और दूसरी तरफ ये बात। छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं, तुरंत चर्चा जारी है। बिल्कुल संभव है। चाइना ने जो प्रोडक्ट जारी किए हैं वो इतने घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं चाइनीज़ के कि 1 घंटे बाद ही उसका कोई गारंटी नहीं है। कोई भी दुकानदार ही कहता है भाई ले जा रहा है, दुकान के बाहर जाते गारंटी मेरी कोई भी नहीं है। अतः हम सब थोड़ा महंगा लें लेकिन टिकाऊ चीज़ लें, और जो चाइना का जो माल ना खरीदें हम। एक कस्टमर तो कुछ कर नहीं पाएगा, कस्टमर को तो जो चीज़ सस्ती मिलेगी उसी को खरीदेगा। पर यदि व्यापार जगत मान लो इसमें आता है और व्यापार खरीदेगा ही नहीं चाइना का आइटम को, तो मैं समझता हूँ कि फिर इंडिया में बिकेगा भी नहीं। और आदमी क्या 2 पैसे के लिए भागता है, तो जगह को सस्ता आइटम मिलता है तो वो इजी वे में उस आदमी खरीद लेता है।